अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। तवील इंतज़ार, मुसलसल इसरार और सरकार से तकरार के बाद PTI मुज़ाकराती कमेटी की बिलाखिर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात हो गई है। 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही ये मुलाकात, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में कमेटी के जो तर्जुमान हैं साहबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से गाइडलाइंस दे दी हैं, जिससे हुकूमत को आगाह करेंगे। उन्हें बताएंगे कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाएं। अगर कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी डेडलाइन 31 जनवरी है। इसमें तौसी का इख्तियार भी सिर्फ इमरान खान के पास ही है, लेकिन खान साहब ने हमें मुकम्मल इख्तियार दिया है। हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे, जिस पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब के दस्तखत होंगे। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान से तन्हाई में 1.5 घंटे तक मुलाकात की है। इस दौरान कमेटी अराकीन अडियाला जेल के एडमिन ब्लॉक में मौजूद रहे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसी क्या गुफ्तगू थी जो अली अमीन कमेटी के दीगर अराकीन के सामने नहीं कर सकते थे? क्या वज़ीर आला बैकडोर राब्तों की कोशिशों में मसरूफ़ हैं? यकीनन ये इंतहाई इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन कल आने वाले फैसले ने पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हलचल मचा रखी है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना सुबह 11 बजे अडियाला जेल में 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाएंगे। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस, जिसे अलकादिर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, इसका फैसला महफूज हो गया है, जो कि 2 मरतबा मुलतवी हुआ और उसके बाद कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा बारहा ये कहते हुए हमें सुनाई दिए कि इमरान खान को लंबी सज़ा हो सकती है। इसकी वजह यह है कि इस केस में कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। मलिक रियाज के NCA के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के 190 बिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान को मिलने थे। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2019 में ही बताया था कि ये पैसा रियासत पाकिस्तान को जाना है, लेकिन फिर हुआ क्या? सुनते जाइए। बड़ी होशियारी के साथ ये रकम मलिक रियाज के जुर्माने में एडजस्ट करके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दी गई, जिससे मलिक रियाज को फ़ायदा पहुंचा। फिर कैबिनेट से इस एडजस्टमेंट की मंजूरी भी बंद लिफाफे में तस्दीक साबिक़ चौधरी, साबिक़ वज़ीर परवेज़ खटक, फैसल वावडा और शेख रशीद कर चुके हैं। नाज़रीन, इसके बाद फिर खुद PTI रहनुमा लतीफ़ कोसा साहब ने इंकशाफ किया कि पैसे कैबिनेट के सामने मुआहदा लाने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पहुंच गए थे और उन्हें मामलात के दौरान मलिक रियाज ने अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन अतिया कर दी। हुकूमत के मुताबिक ये मुआहदा बहरिया टाउन और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के दरमियान हुआ था। इसके अलावा बहुत से मुख्तलिफ मकामात पर फ़रज शहजादी के नाम ज़मीनें ट्रांसफ़र हुई। इसके अलावा मलिक रियाज की साहबजादी की एक ऑडियो लीक हुई, जिसमें उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि फरा गुगी उनसे बुशरा बीबी के लिए हीरे की अंगूठियां मांग रही हैं। इसलिए ये केस माजी के तमाम केसेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और शायद यही वजह है कि PTI रहनुमा समझते हैं कि खान साहब को इस केस में सज़ा ज़रूर होगी। अलकादिर ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी और बाबर आवान शामिल थे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया, जिसकी वजह भी आज तक नहीं बताई गई है। और न ही ये बताया गया है कि आखिर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात के नतीजे में मलिक रियाज ने मुकदमा लड़ने के बजाय तस्फिया क्यों किया और उस वक्त की हुकूमत ने क्या तहकीकात की? ये किसका पैसा था जो मुल्क से बाहर गया? किस तरह गया? क्यों मलिक रियाज ने बरतानिया में इल्ज़ामात का सामना नहीं किया? क्यों वो खुद को बेगुनाह साबित करने के बजाय आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पर राजी हो गए? और हुकूमत पाकिस्तान ने इस सब पर उस वक्त खामोशी क्यों इख्तियार की? अक्टूबर 2022 में नैब ने इस मामले की तहकीकात शुरू की। 1 मई 2023 को नैब ने बानिए PTI इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किया और उन्हें 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत से रेंजर्स की मुआवनत से गिरफ्तार किया। फिर 1 दिसंबर 2023 को नैब ने बानिए PTI, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और मलिक रियाज समेत 8 अफराद के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस में रेफरेंस दायर किया। 27 फरवरी को करप्शन केस में एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। नैब हुक्काम के मुताबिक इस मामले की इंक्वायरी में PTI दौरे हुकूमत के तकरीबन तमाम कैबिनेट अराकीन को तलब किया गया, जिन्होंने 3 दिसंबर 2019 के इजलास में शिरकत की थी, लेकिन PTI के सिर्फ कुछ रहनुमा ही नैब के सामने पेश हुए। इस केस में नाज़रीन साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वजीर जुबैदा जलाल और परवेज़ खटक को भी बतौर गवाह शामिल किया गया था। गुज़िश्ता साल के आगाज़ में एहतसाब अदालत ने
पेश न होने पर मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज मलिक, फरहद शहजादी, जियाउल इस्लाम, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी को इश्तिहारी और मफरूर करार दिया था। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब की जानिब से 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, लेकिन मुल्जिमान ने अपने दिफा में कोई गवाह पेश नहीं किया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इन इल्ज़ामात को नैब अदालत में साबित कर सकेगा? नैब खान साहब बरी होंगे या उन्हें सज़ा मिलेगी? और अगर सज़ा हुई तो किसी के केसेस के बरअक्स हाई कोर्ट में ये सज़ा बरकरार रह सकेगी? ये अहम सवाल लेकर अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे। मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में स्टूडियो में मुझे फैसल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ एहसान अहमद साहब मेरे एक और मौजूद मेहमान माहिर कानून है, स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। फैसल साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, कल 190 मिलियन पाउंड का जो महफूज फैसला है जो 2 बार मुलतवी हुआ, अब वो फाइनली सुनाया जा रहा है। आपके कई सारे रहनुमा इस खदशे का इजहार कर चुके हैं, ये बात कर चुके हैं कि खान साहब को सज़ा हो सकती है, और शेर अफजल मरवत तो 13-14 साल की सज़ा तक बता चुके हैं। आपकी राय इसके बरक्स है सर? और क्योंकि आप तो समझते हैं कि बरियत होगी, कैसे? First of all, Kiran, I would like to refute your intro, which is totally one-sided, not based on facts, और जो एविडेंस है उसके मुताबिक नहीं है। ये वो स्टोरी है जो सर्कुलेट की गई है हुकूमत की तरफ से। मुख्तलिफ में भी आपने कि आपकी टीम ने अगर मुझसे असरटेन कर लिया होता है एविडेंस, तो आपकी राय मुख्तलिफ होती है। मैंने पूरे इंट्रो में बताया जगह जगह कि ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ जी। हुकूमत का मौक़िफ़ तो आपने पेश कर दिया। अब इंट्रो में बैलेंस इंट्रो तो होता कि हमारा भी मौक़िफ़ पेश होता, बहरहाल आपने मुझे दावत दी है, थैंक यू। इशू ये है कि जो ये केस है अलकादर ट्रस्ट केस, ये एक झूठे केसेस की सीरीज का एक और केस है। इसके फैक्ट्स डिस्टॉर्टेड है, जिससे बताया गया एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन का है वो इससे मुताबिकत नहीं रखता है। ना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एनसीए के साथ पार्टी थी जी, ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये पैसा है, ना ही किसी जगह ये साबित हुआ है कि ये क्रिमिनल प्रोसीड्स है यानी मनी लॉन्ड्रेड जो हुई है, ना ही इससे मुताल्लिक़ इसकी बाबत कोई मुकदमा आज तक मलिक रियाज के या उसकी फैमिली के या बेरेटाओं के खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों में चलाया गया है। ये हसन नवाज ने प्रॉपर्टी बेची, जेवन फील्ड में 1 एवन फील्ड इसका है, और 1 एवन फील्ड में 9 अरब रुपए की पाकिस्तानी रुपए में प्रॉपर्टी को 18 अरब में बेचा गया। तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के एलिगेशन में ये अली रियाज मलिक खरीदने वाले थे और हसन नवाज शरीफ बेचने वाले थे। उन्होंने ये जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसकी तहकीकात की तो वो पैसा जो है जो अली रियाज मलिक ने पे किया या मलिक रियाज साहब ने की फैमिली ने मलिक रियाज साहब ने पे किया, उसको जस्टिफाई नहीं कर सके। तो फिर उनके एक एग्रीमेंट हुआ नेशनल क्राइम एजेंसी के तहत, और वेस्ट में ये बड़ा आम है कि वहाँ पे लेंथी प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए जो है वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जाती है। उसमें डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो एक नॉर्मल बात है जो कि उन दोनों फ्री कैन के दरमियान हुई, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा 190 मिलियन पाउंड की खतीर रकम वापस लाई गई। कैबिनेट का रोल जो था इसमें सिर्फ इतना ही था कि वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी थी उसको एंडोर्स किया गया, और इस अमाउंट को जब पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको अपने अकाउंट में रखा तो इसके ऊपर 20 अरब रुपए का मुनाफा भी लिया गया। और अब ये अकाउंट जो ये पैसा मुनाफे समेत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक के अकाउंट में है। ये वाहिद केस है नैब का जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत को या कौम को एक पैसे का भी लॉस नहीं है। सही सर, और इसके साथ ना इस बात की कोई एविडेंस है। अब मेरी आजिज़ाना रिक्वेस्ट सर, अगर आप जो बातें कर रहे हैं उन्हीं को ही देखते हुए तो फिर एनसीए ने जो अपनी प्रेस रिलीज दी उसमें रियासत पाकिस्तान का पैसा क्यों कहा? और अगर इसमें कोई भी गिल्टी नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, तो फिर ये पैसा पाकिस्तान के पास क्यों आया? ये तो फिर मलिक रियाज को जाना चाहिए था। उसकी वजह है कि ये मलिक रियाज साहब पाकिस्तानी ओरिजिन है जी, और एनसीए कवानीन के मुताबिक वो पैसा उसी मुल्क को जाता है, उसी मुल्क में वापस जाता है जिसका ओरिजिनेटेड वो सिटीजन हो। लेकिन आज तक ना तो यूके में,
ना पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक ये जो एलिगेशन है जिसको एक ड्रम बीट किया जाता है हुकूमत या उनके हवारियों की तरफ से, ये साबित नहीं हो सका। और ये भी जो तमाम केस है इसमें एलिगेशन भी नहीं है। अब पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक केस होगा इसमें फलाही इदारा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में होगा, बिकॉज़ मेरे तो ज़िला में है, मैं तो जानता हूँ ये जो ज़मीन है ये कितने की थी और ये कितने की होनी चाहिए। आज आप ये खुद कह रहे हैं कि ये जो है वहां पर बात बड़ी क्लियर हुई कि ये पाकिस्तान का पैसा था, ये पाकिस्तान में आना था। तो सर अगर ये पाकिस्तान का पैसा था और पाकिस्तान के पास और हुकूमत पाकिस्तान के पास या रियासत पाकिस्तान के पास आना था, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों आया? इसलिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ये साबित नहीं कर सकी ये पैसा उनका है। वो इंडिविजुअल हैं मलिक रियाज साहब, उन्होंने के अकाउंट से ये पैसा पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुआ और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। जो इसके लिए आपको लिटिगेशन और में जाना रियासत पड़ता। पाकिस्तान को ये कहाँ साबित करना था सर कि ये पैसा रियासत पाकिस्तान का है? नेशनल क्राइम एजेंसी में, क्योंकि या तो यूके में जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसका हिस्सा बनती या वहाँ पे ये साबित होता। अगर पैसे मेरे हैं तो हुकूमत पाकिस्तान तो क्लेम नहीं कर सकती अनटिल ये साबित करे कि पैसा बिलोंग टू पाकिस्तान। नहीं पाकिस्तानी रियासत और फैसल साहब, ये बात आप कह रहे हैं, क्या ये बात फिर एनसीए ने कहा कि क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इस बात को साबित नहीं कर सकी कि ये पाकिस्तान का पैसा है तो इसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें? नहीं, एनसीए ने ये पैसे मलिक रियाज साहब को वापस किए पाकिस्तान में, और उन्होंने वहाँ से अल मशरिक बैंक के थ्रू, जिसकी एक सीएम भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आई और उन्होंने इसको कहा ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। फैसल साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो फिर ये इंतहाई सादा केस है। तो अगर ये इंतहाई सादा केस है तो फिर इसको बंद लिफाफे में पूरी कैबिनेट से अप्रूवल लेने की क्या जरूरत पेश आ गई, और सारी कैबिनेट को ये भी कह दिया गया कि इस पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन इसमें जो परवेज़ खटक साहब का बयान है वो बयान तो बाद में विड्रॉ किया गया और कोशिश की गई कि उसमें जो है वो अमेंडमेंट की गया। उसमें यह था कि तफ्तीशी अफसर ने उनको ये कहा कि आप ये कहेंगे कि लिफाफा बंद था। सर फवाद चौधरी ने भी कहा, शेख रशीद ने भी कहा। मैंने परवेज़ खटक, जो कि मैं तो एविडेंस देखता हूँ ना, आप तो ये टीवी इंटरव्यूज़ देख रही हैं, मैं एविडेंस की बात करूँ क्योंकि मैं डिफेंस काउंसिल हूँ इसमें। तो जो अगर शेख रशीद ने कहा था और फवाद चौधरी ने कहा था और प्रोसिक्यूशन ने विटनेस, इसीलिए तो 7-7 महीने और 40 साल जिंदगी। सर दो ये अलग अलग चीजें हैं। तफ्तीशी अफसर ने जो बात की थी वो अलग थी, लेकिन कैबिनेट में बंद लिफाफे पर दस्तखत हुए थे कैबिनेट के लोगों से। बात सुने ना, आप एक बात को इग्नोर कर रही हैं। इसीलिए जो है फवाद चौधरी को भी जी 7 महीने जेल में रखा गया, तशद्दुद किया गया। 40 दिन का चिल्ला जो है वो शेख रशीद को कटवाया गया कि इसमें आप वादा मुआफ़ा बने। दोनों वादा मुआफ़ा नहीं बनी। जुबैदा जलाल और परवेज़ खटक वादा मुआफ़ा बनने से पहले पार्टी छोड़ चुके थे। सही। और उन्होंने जो परवेज़ खटक साहब ने बयान दिया, इसको स्टेटमेंट को जो है बाद में उन्होंने कहा कि जी ये हम रिट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसकी इजाज़त नहीं हुई। अब परवेज़ खटक का बयान आपके पास है, आपकी टीम। तफ्तीशी ऑफिसर ने सर ये जरूर कहा था कि बंद लिफाफे में जो मुआहदा था वो मलिक रियाज के हवाले से था, लेकिन जो कैबिनेट में जो साइन हुए थे वो तो फवाद चौधरी साहब ने भी बताया, अफसर ने तो शहीद साहब ने भी बताया। तफ्तीशी अफसर साहब ने, ये रिकॉर्ड पे नहीं है बयान। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ना उसने वो मुआहदा देखा है, ना उसने एनसीए के किसी बंदे को सामने तफ्तीश किया, ना उसने कोई इस बारे में कागजात। ये उसका स्टेटमेंट है। अगर आप चाहेंगी, फवाद चौधरी साहब को वादा माफ गवाह बनने के लिए कहा गया नहीं तो और किस मोहब्बत में 7 महीने उनको जेल कटवाएगी और 40 मुकदमे उसके ऊपर सिर्फ 9 मई के। उनको कहा गया तो आप गए, खुल के गए। मैंने कहा अभी आपने सुना नहीं, क्योंकि आप वो जोश में हैं, आप मेरी बात को सुन नहीं रही। मैं तो जो दीजिए जो मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत शेख रशीद मैं समझना चाहती हूँ। शेख रशीद को, फवाद चौधरी को जो मुकदमात का सामना है, जो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जो उनको 7 महीने फवाद को अंदर रखा गया, 40-45 दिन शेख रशीद को फेंटा फेरा गया, वो इसलिए आप इनके खिलाफ वादा मुआफ़ा बने। दोनों नहीं बने। परवेज़ खटक गवाह बने। एम आई लाउड एंड क्लियर? ऑलराइट, बिल्कुल। एहसान साहब, सर ये जो बात फैसल साहब ने अभी की है, या फिर पीटीआई के जो मैं दीगर रहनुमाओं की बातें सुन रही हूँ, और फिर 2 दफ़ा केस का फैसला आते आते आया नहीं, और उसके लिए हुकूमत की तरफ से कहा गया कि कोशिश शायद अदालत की तरफ से ये हो रही है कि किसी भी किस्म का फैसले में सुकम ना छोड़ा जाए। आप क्या देख रहे हैं बतौर माहिर कानून इस केस के फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया किरण। मैं बड़े गौर से फैसल को देख रहा था। मेरा भाई, हम इकट्ठे सारा दिन होते हैं,
तो जो फैसल कह रहे थे और जो उनके एक्सप्रेशन है वो दोनों इकट्ठे चल नहीं रहे थे, वो चल नहीं रहे थे उसके मुताबिक जो है वो जो नजर आ रहा था। अब ये है कि अगर इन जो 3-4 चीजें इन्होंने कही ना, पहले मैं उस पर आ जाता। अगर ये पैसा प्राइवेट था तो फिर पाकिस्तान की कैबिनेट के अंदर प्राइवेट मैटर्स नहीं जाते। नहीं छोड़े ना उसको, मैं एक एक करके जाता। अगर आप मैंने आपकी पूरी बात मेरी बात सुन फैसल हाफिज साहब के पास नहीं है, मैंने रखे हुए डॉक्टर। चलो मैं वो जो आप लहराएंगे ना तो मैं बताऊंगा कि वो है कौन से। अच्छा, एक ही है, इन्होंने कहा है कि प्राइवेट पैसा है और वो प्राइवेट पैसा जो है वो मलक रियाज का है। तो अगर प्राइवेट पैसा मलक रियाज का है तो पाकिस्तान की कैबिनेट जो है वो प्राइवेट मैटर्स को तो डील नहीं करती, और आज तक नहीं हुआ। 1947 से लेके आज के दिन तक कभी प्राइवेट मैटर्स जो है वो पाकिस्तान की कैबिनेट के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनता। दूसरा ये है कि अगर ये पैसा प्राइवेट था तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट को दिया, तो क्या मलक रियाज साहब ने वहां पे जाके दरखास्त दी कि भाई साहब पैसा तो मेरा है, आप क्यों इनको सिंध गवर्नमेंट के अंदर और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भिजवा रहे हैं? तीसरा उस चीज के अंदर यह है कि अगर ये प्राइवेट ही डील थी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां के जाके जरूरत क्या थी? अब दुनिया के अंदर हजारों एग्रीमेंट इस वक्त हो रहे होते हैं, एक मुल्क के दूसरे अंदर, तीसरे अंदर, इवन गवर्नमेंट के साथ भी हो रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत को क्या जरूरत पेश आ गई कि वो उस प्रोसेस के अंदर जाके कहे कि हम उस डील को साइन करते हैं, और इन्होंने उस डील को साइन की। अच्छा, फिर अगला ये है कि ये जो सारी चीजें थी वो ये है कि बरतानिया का एक लॉ है जिसे कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2012। उसके नीचे ये नेशनल क्राइम एजेंसी काम करती है, उसके मल्टीपल फंक्शंस है, जिस तरह हमारी एफआई है इसके अंदर है। उसका एक सेक्शन है 232 से। उस सेक्शन के अंदर यह है कि अगर किसी मुल्क के अंदर से पैसा जो है वो आता है, उसकी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है और उस एविडेंस के बाद ये पता बन जाता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उस मुल्क के अंदर से जो है, तो वो एक परमिशन लेते हैं अपने कंसर्न मैजिस्ट्रेट से कि ये अकाउंट्स हैं जिसके अंदर हमें डाउट्स है कि मनी लॉन्ड्रिंग आई है। वो परमिशन लेते हैं, अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स आता है, मैजिस्ट्रेट जस्टिफाई करता है। और ये पाकिस्तान में भी है कि बेनामी के अंदर जितने भी आपके मैटर्स हैं, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर है, आप कोर्ट से परमिशन लेते हैं कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और हम इन अकाउंट्स को फ्रीज करना चाहते हैं। तो यानी सर यहीं पर ही रुक जाएगा, यानी वहां जो भी तस्फिया हुआ वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों पर हुआ? नहीं, देखें आप ये देखें कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी वो काम, मुझे बताएं कि एफआईए का प्राइवेट मैटर से क्या ताल्लुक है? अगर एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है या एफबीआर ने कोई काम करना है तो वो स्टेट लॉ की वायलेशन आएगी तो आएंगे ना। अब यहां पे ये है कि जब उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर ली, आगे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप फिर उसकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को फेस करें, क्योंकि बरतानिया का हम बड़ा बात करते हैं ना, यहाँ पे उसका जी मैजिस्ट्रेट भी तगड़ा है, उसका ज्यूरी भी बड़ी तगड़ी है, उसका लॉ भी बड़ा तगड़ा, और जो वो कहते हैं वो ठीक है। अब हुआ ये कि जब उन्हें पता चल गया कि इसका एक क्रिमिनल प्रोसेस के अंदर कन्विक्शन वाला है, तो वहां के ऊपर एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि अगर आप इसके अंदर आके मान लेते हैं तो जिस हद तक आपका मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा है वो पैसा आपका नहीं है, वो उस मुल्क का है जहां से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और जहां से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और वो एक अकाउंट होता है स्टेट अकाउंट, वो उस अकाउंट के अंदर भेज देते हैं और वो बताते हैं, और उस वक्त जब वो भेजने लगते हैं तो उस मुल्क की जो रेलिवेंट एजेंसी है उसको इन्वॉल्व करते हैं, और वो रेलिवेंट एजेंसी उन सारी चीजों को करके उन्हें इंफॉर्मेशन देती है कि ये है वो स्टेट अकाउंट जिसके अंदर आपने, उसको पकड़ने के अंदर, उसको तो प्रोसिक्यूट करने के अंदर, उसको कंफर्म के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होता। इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, मलिक रियाज साहब, उनके बेटे शहजाद अकबर साहब, फराह गोगी, ये भी मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल है ना। शहजाद अकबर और फराह गोगी को भी फिर इश्तिहारी इसमें करार दिया गया है। तो अगर सजा हो जाती है कल खान साहब को, तो फिर इनको बाकी लोगों को क्या सजा भुगतनी पड़ेगी? देखिए, ये है कि इस वक्त 8 लोग इसके अंदर हैं, जिसके अंदर 2 इस वक्त दोनों ही बेल पे हैं। इस केस के अंदर दोनों ही बेल्स के ऊपर हैं। अगर इसके अंदर सजा होती है, और जो 2-3 चीजें आएंगी, एक आएगा सेक्शन 9 कि जिसके अंदर करप्ट या करप्ट प्रैक्टिसेस आ जाती है। अगर उसके बाद है सेक्शन 10, और जो जिसकी सजा जो है वो अप टू 14 इयर्स है, और अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर्स है तो वो 10 साल के लिए सेक्शन 15 के नीचे डिस्क्वालीफाई कर जाता है। अगर ये एब्सकॉन्शन तो इनकी हो गई है, तो नैब की जो एब्सकॉन्शन है वो 3 साल तक वो सजा दे देते हैं, और उसके बाद जब उन्हें पकड़ते हैं कि जी ये आ जाए पाकिस्तान के अंदर, या आपके जो रेड वारंट्स है जो जारी करते
हैं, अल्टीमेटली उन्हें फेस करना पड़ेगा। बट किरण, इंटरेस्टिंग इस चीज के अंदर ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो सारा प्रोसेस, अब देखें ना कि डील आपके सामने प्रेस रिलीज देखें, वो है 6 नवंबर 2019 की। कैबिनेट को नोट पुट किया जाता है 2 दिसंबर का, और कैबिनेट के अंदर वो नोट पुट किया जाता है कि जिसके अंदर आपने अप्रूवल लेनी होती है। अभी अप्रूवल हुई नहीं, एनसीए के आगे जाके आपने एक डीड साइन कर दी, अपने बंदे को वहां पे जो है वो लॉन्च कर दिया, यानी कि उसने साइन कर दिए, और आप कैबिनेट को कह रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में ये आएगा, आप इसकी अप्रूवल देंगे, यानी कि पैसा तो पहले आ चुका था। इसका मतलब ये है कि आपने एनसीए को भी मिसगाइड किया, आपने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी मिसगाइड किया, आपने पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट को मिसगाइड किया, और उसके बाद जो मोर इंपॉर्टेंट है कि आपने वो फैसला करवाना चाहा कि जो फैसला हो चुका था, और जिस शख्स ने वो नोट पुट किया वो शख्स जो था वो ऑथोराइज ही नहीं था, क्योंकि कैबिनेट के अंदर जो रूल 16, 17, 18 है वो फेडरल मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर करता है। एसेट रिकवरी यूनिट का जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है वो है नहीं, और उसके भी सारे एसेट रिकवरी यूनिट को बाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नलीफाई कर दिया कि ये इलीगल एक एस्टैब्लिशमेंट थी, जिसको लॉ के अंदर कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब फैसल साहब, क्योंकि आपकी आज मुलाकात हुई है खान साहब से, तो इस हवाले से बात हुई 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, खान साहब को भी यही लगता है जो आपके बाकी रहनुमाओं को लगता है कि 14 साल तक की सजा हो जाएगी, या वो कुछ मुख्तलिफ है? 3 सवाल है जी सर। जो हाफिज साहब ने ये लंबा चौड़ा तारुफ दिया है, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सवाल तो मैं लिख लेता हूं ना, जी बोले। यूके में मनी लॉन्ड्रिंग पे सजा हुई है ना, मनी वो हुई है कि आपका पैसा जो है वो कॉन्फिस्केट हो गया। किस कोर्ट ने की? नहीं, अगर आपसे कंटेस्ट करते तो सजा होती है। जब उस लॉ के अंदर रूम है, चलें हाफिज साहब, जेड़े ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ गलत ਦੱਸਦੇ ਨੇ। अच्छा, अब ये भी बताएं कि क्या नैब ने 23 अप्रैल 2020 को मलक रियाज और इनके खिलाफ ये इंक्वायरी बंद भी कर दी थी, बंद कर दी थी जावेद इकबाल साहब के दौरान। फिर आफ्ताब सुल्तान साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? इसलिए इस्तीफा दिया कि उन्होंने कहा कि ये केस नहीं बनता, मैं कंकॉक्टेड फ्रिवलेस केस नहीं करूंगा, और उनसे रिजाइन लिया गया और उन्होंने रिजाइन दे दिया। वो ऑनरेबल आदमी आफ्ताब सुल्तान साहब इज़ वन ऑफ द नोन रिस्पेक्टेड पर्सन्स, ठीक है। अब सिर्फ क्योंकि मैंने नाम ले लिया तो उनकी ज़ात तो पीछे नहीं से, ठीक है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास, मैं आपको भी भिजवा दूंगा, ये आईओ का पूरा बयान है। सही। अगर इस बयान को हाफिज साहब ने पढ़ा हो, उसकी डेट तो याद होगी कि कब से कब तक वो होगी। उस आईओ ये कहता है, अब आईओ के मैं आपको बयान पढ़ देता हूँ। आई एम नॉट टेकन इनटू पोजीशन सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल्ड बाय मशरक बैंक इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ये लिखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है, पैसा हमने भेजा और हमने वापस पाकिस्तान में ट्रांसफर किया, ये दुबई का बैंक है। I do not know the settlement agreement between the parties was entered under the UK laws. तो भाई इंक्वायरी किस बात की? I do not know as to where the settlement agreement between the National Crime Agency and the Riaz family was executed in UK. I have not seen the settlement agreement, hence I cannot say whether it was right or wrong. जब सेटलमेंट एग्रीमेंट ही आपको नहीं पता गलत या सही है, तो पूरा केस किस चक्कर में बना दिया आपने? पॉलिटिकल प्रेशर पे। और आपने सवाल पूछा कि इमरान खान साहब का इस बारे में क्या, उनको कोई गलत फहमी नहीं है। उनको ये पता है कि इस मुल्क में अदालतें जो हैं इंसाफ देने में नाकाम नज़र आती हैं, और हम अगर बरी हो गए कल तो हमें शदीद हैरत हो। सज़ा हम सब नोट्स भी बना चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आज हुई हैं, हमें पता है कि इस केस में सज़ा, क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, अगले 4 फैसलों की तरह इसका भी फैसला वही आए, सजा हो जाएगी। सर तो मैक्सिमम सजा या मिनिमम सजा जो है, वी आर नॉट बॉदर्ड। अच्छा सर, हमने इसकी अपील भी तैयार कर ली जी। ये बात जो है ना, ये आप लोग ये आप कह रहे हैं कि आपने इसकी अपील अभी से ही तैयार कर ली है? जी बिल्कुल, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कल फैसला जो है वो सलमान सफदर जो है बहुत अच्छे वकील हैं, और जज ने फैसला नहीं दिया। हमेशा अपील वो होती है कि जो जज के फैसले में लकूनाज है,
उसके खिलाफ ही अपील करेंगे ना, जब फैसला ही नहीं हमें पता है वहाँ पे क्या पता है कि क्या हाफिज साहब, अगर आप लोगों को ये पता है कि कल सजा होनी है, नहीं हमें तो नहीं पूरी कैबिनेट जो है ये बताएं, आपको पता है सजा पूरी कैबिनेट इनको पता है, इनको ये बताएं कि आज शाम से पार्टी जो है ना वो मुस्तकिल कहती है नहीं, आज शाम 14 साल की सजा और 8-10 दिन से ये कह रहे हैं फैसला है, फैसला है, फैसला है, आज सजा हो जाएगी। सर ये बता दें हाफिज साहब, हमारे बड़े अच्छे वकील हैं, मेरे तो भाई भी हम असर है, हम दोनों एक बार के मेंबर हैं। बात यह है कि एक फैसला जिसका ना आना भी लोगों को पहले पता हो, आना भी पहले पता हो और फैसला क्या आना वो भी पहले पता हो, तो वो फैसला क्या रह गया? सही सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक फैसला तो ये है कि इन्हें अपील बन गई है, अभी फैसला नहीं आया। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे दोनों इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। ब्रेक में भी यहाँ पर एक लाइव शो ही चल रहा था। चौधरी साहब मुझे ये बताइए सर कि क्या खान साहब ये बता सके कि उन्होंने जो रकम है कौमी खजाने में आनी थी वो उसके बजाय सुप्रीम कोर्ट में क्यों जमा करवाई? एक बात ये, और दूसरा ये कि सर मलिक रियाज से ही जमीन क्यों ली अलकादिर ट्रस्ट की? वो तो कोई डोनर जो डोनेट करेगा आप उससे लेंगे, किसी की कनपटी पे बंदूक रख के थोड़ी ली जाती है। दूसरी बात यह है कि क्या जो बैंक अकाउंट है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है, स्टेट बैंक में अकाउंट खुलता है, उसमें पैसे आते हैं। पैसे तो इधर 20 अरब रुपए का मुनाफा है, वो किस तरह इग्नोर कर सकते हैं आप? उसमें जो इंटरेस्ट ली गई है 20 अरब रुपए की इंटरेस्ट है, ये तो पब्लिक गेन का केस है, पब्लिक लॉस का केस ही नहीं है। नेशनल एक्सचेकर को तो बिलियंस ऑफ रुपीस का, अरबों रुपए का फायदा हुआ है। आप ये अगर बात कहें कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा जो है वो पाकिस्तान से बाहर है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकाउंट में गया है फिर तो चलो एतराज़ बनता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में, और उस वक्त जब ये पैसा जमा हुआ तो तब नैब अथॉरिटीज़ ने या किसी ने एतराज़ क्यों किया? 2022 से ये मामला है ना शहबाज शरीफ साहब में, उस फैसले को अंडू किया गया? आज तक नहीं किया गया। वो मलिक साहब ने तो आज भी दुबई में एक सबसे बड़ा रेजिडेंस कॉलोनी आपने वहाँ पे उन्होंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहाँ से पाकिस्तान के जो 60-70% प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर है वो वहाँ पे जाके चले गए हैं। बात यह है कि आप लोगों ने लठ लेके आप बिजनेसमैन के पीछे पड़ जाते हैं। आप यहाँ पे जो आपको पसंद नहीं आता कि उन्होंने वादा मौका नहीं बने हैं इमरान खान के खिलाफ, तो आपने उनकी प्रॉपर्टीज भी उठा ली, आपने उनके सारा मामला जो है वो भी चौपट कर दिया। तो यहाँ पे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? अगर आप एक इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन को, ठीक है, बाकी उस पर किसी को शिकायतें हो सकती हैं, अगर आप उनको पाकिस्तान से भगा देंगे और सिर्फ पॉलिटिकल बेसिस पे भगा देंगे तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जब तक नहीं आती, ग्रोथ रेट 0 है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी जा रही है, आर्टिफिशियल मेंटेनेंस है, जो रोशन पाकिस्तान में आपने जो 40 रुपए पर डॉलर ज़्यादा दे के आप लोगों से पैसे मंगवा रहे हैं, उसका नेशनल एक्सचेकर $9 बिलियन हुकूमत ने ओपन मार्केट से खरीदे। आप $9 बिलियन खरीदते हैं, वरना अगर वो नहीं खरीदते हैं, ग्रोथ बढ़ाते हैं इंडस्ट्री में, और जो ग्रोथ बढ़ती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए पाकिस्तान में मार्शवाल बैंक के कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं। SIFC और उड़ान दोनों फेल हो चुके हैं। उड़ान प्रोग्राम का सारा बेस किया इंटरनेट पे। इंटरनेट का हाल ये है कि ना आपका इंटरनेट चलता, ना मेरा चलता, ना हाफिज साहब आपको चलता है। खजाना प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे ना, उनसे ये आपकी सारी बातों के जवाब मैं लूंगी। फिर वजीर खजाना हमारे KP को बुलाएंगे। मुझे आप सर ये बताइएगा, इद्दत में निकाह का केस हो गया, तोशाखाना केस हो गया, साइफर केस हो गया, इनके फैसलों और 190 मिलियन पाउंड केस के फैसलों में क्या फर्क होगा? लीगली ये केस सर स्ट्रांग है? देखें, स्ट्रॉन्ग तो मैंने ये कहा कि ये 3 जगह ये केस है। एक केस है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, एक केस है नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के साथ, और एक केस है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब तीनों जगह जो हैं ये फैक्ट्स प्रूवन है। फैक्ट्स प्रूवन ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसको कॉन्फिस्केट किया गया उस अमाउंट को, और बरतानिया ने किया ना। अगर वो कॉन्फिस्केशन ना होती, एक सुन लेना, अगर वो कॉन्फिस्केशन ना होती तो नेशनल क्राइम एजेंसी वो पाकिस्तान को पैसा वापस क्यों ना करती? क्या मलिक रियाज ने उस नेशनल क्राइम एजेंसी के उस ऑर्डर को, जिसके अंदर वो पैसा पाकिस्तान के अंदर जो है डाइवर्ट करके आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस ऑर्डर को चैलेंज किया? और भाई मेरा 190 मिलियन पाउंड है, मेरा पैसा है, आप क्यों पाकिस्तान के अंदर
भिजवा रहे हैं तो चैलेंज तो करना चाहिए, नहीं हुआ। उसके बाद ये है कि अच्छा, अब दूसरा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, ये बड़ी इजी बात। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मलिक रियाज की सिविल लायबिलिटी थी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 460 अरब रुपया। मलीर किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर। सिंध गवर्नमेंट किसकी थी? वो मलीर डेवलपमेंट नहीं, किसकी थी? नहीं, वो तो गलत हुआ ना। जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस सारी डील को स्ट्राइक डाउन किया तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इख्तियार था? ये नहीं इख्तियार था कि इंप्लीमेंटेशन बेंच के अंदर डीलें करें। ये 1700 अरब से शुरू हुई और अल्टीमेट आके 460 अरब हुई। हमारी सुप्रीम कोर्ट है। मेहमानों के कमेंट्स आ गए, नाज़रीन ने सुन भी लिए हैं। सर लेट्स सी कि कल क्या फैसला आने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि फैसला जो है वो इनकी तवक्को यही है कि सजा हो सकती है, लेकिन जो बाकी लोग मौजूद है अपील भी तैयार की हुई है। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। और क्योंकि फैसल साहब ने एक सवाल उठा दिया था उड़ान पाकिस्तान के हवाले से, तो मुझे मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त अली परवेज़ मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी शुक्रगुजार भी हूँ सर। और सबसे पहले ज़रा इसी पे ही बात कर लेते हैं। हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान किया। 10 साल में माशी शरह नमू में 6% इजाफा, माशी हजम $1 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ। सियासी जमातों में सर मिसाक़े मईशत पहले हो जाती तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं था? अली साहब। किरण, गुजारिश ये कि उड़ान पाकिस्तान जो है, मेरे ख्याल से ये एक प्रोग्राम तो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है, पर इसके साथ साथ ये एक फ़लसफ़ा और एक दास्तान है जिसके अंदर ये सफ़र शुरू होता है जब इमरान खान साहब को, आप जानती हैं, डिसलॉज करने के लिए एक आईनी तरीक़ेकार के ज़रिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जाता है और वो अपनी डूबती हुई सियासत को बचाने के लिए मुल्क को बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे लेके जाते हैं। तो जब वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदारी संभालते हैं और पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए एक सही अपनी सिमत का तयन करते हैं, तो उसके बाद आज अल्लाह का शुक्र है बहुत हद तक आपकी मईशत के अंदर इस्तेहकाम आ गया है। और अब यहाँ से जो आपने एक जामे और पायदार तरक्की की तरफ सफ़र आगे तय करना है ना किरण, ये वो उस फ़लसफ़े का नाम है और जिसके अंदर 3-4 बड़े सतून हैं जिनके ऊपर हम आपके आगे प्रोग्राम में जाके बात कर सकते हैं। पर जो आज आपने ये बात की, जो आपका सवाल था कि क्या जब हुकूमत तब्दील होगी तो प्रोग्राम क्या बदल जाएगा और क्या इससे बेहतर नहीं होता कि हम पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते ताकि हम सब वन पेज पे आ जाते और उसके बाद इस निज़ाम को आगे चलाते। तो मेरी उसके ऊपर रिहायती आजिज़ी से गुजारिश जो है वो किरण, वो ये है कि अब पाकिस्तान जिस नहज पे आ गया हुआ था ना, और उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि दुनिया हमारे के ऊपर डॉलर निछावर करने को भी तैयार नहीं है और वो दुनिया भी अब हमसे ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जी 70-80 साल के बाद अब हम जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर अपनी मईशत चलाएंगे और अगर उसके सबूत सामने आना शुरू होंगे तो हम उसके बाद दुनिया हमारी मदद और जो हमारे दोस्त ममालिक है हमारी मदद के लिए एक कदम आगे उठाएंगे। तो जब आपके पास वो गुंजाइश ही मौजूद ना हो, जब आपके पास वो कोई और दूसरा रास्ता ही मौजूद ना हो, तो इससे बड़ी और कौन सी गारंटी हो सकती है कि जी अब यही वो रास्ता है जिसके ऊपर रिगार्डलेस के अली परवेज आज वजीर ममलिकत खजाना है कि नहीं है या कल कोई और आ जाता है, अब यही वो रास्ता है जिसके ऊपर आपको तय करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था क्योंकि अमूमन होता भी यही है कि फिर जैसे ही हुकूमत तब्दील होती है वैसे ही प्रोग्राम तब्दील हो जाता है और नए सिरे से चीज़ों का आगाज़ हो जाता है। अच्छा, जिस वक्त की उड़ान पाकिस्तान के हवाले से खबरें आना शुरू हुई थी तो खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में मौजूद थे और इसी हवाले से जब मैंने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प इंकशाफ किया था। मलिक साहब, मैं चाह रही हूँ पहले ज़रा सुन लें, वो फिर इस पर जवाब दीजिएगा। ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर हैं और जो बरतानिया का जो बैनुल-अक़वामी इमदाद का इदारा है उसके कंसल्टेंट भी रहे स्टेफन बर्कमैन। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो तवक्को थी कि वो पाकिस्तान के मारूजी हालात के मुताबिक कोई प्लान हमें प्रोवाइड कर सकेंगे, जो कम से कम हम तक जो प्लान पहुंचा है वो तो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें। हम सब ये चाहते हैं महंगाई कम हो, हम सब ये चाहते हैं कि डेफिसिट कम हो, लेकिन जो स्पेसिफिक्स थे, जो मखसूस पॉलिसी अनाउंस करनी थी, उसमें कुछ कमी है जो खला अब इंशाल्लाह हिसाबदार साहब पूरा करेंगे। क्या मलिक साहब तब्दीलियां की गई हैं, कोई बता सकेंगे एक दो?
नहीं, देखिए ये एक बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस था किरण। इसके अंदर मेरे ख्याल से 70-80 के करीब तकरीबन फ़र्क सतह के ऊपर मुलाकातें हुई, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर बिजनेस कम्युनिटी भी इन्वॉल्व थी, जिसके अंदर आपके अपने जो एकेडमिया के लोग हैं, जिस तरह मैं चंद नाम ले लेता हूँ, प्रोफेसर एजाज नबी हो गए, इसी तरह और जो हमारे लम्स के और IBA के जो उस्ताद हैं वो, उनसे कंसल्टेशन हुई, आपके पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन के साथ कंसल्टेशन हुई, और उसके बाद ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स तय करते हुए उसके बाद ये कमेटी ने पूरी आपकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ बैठ के उसकी इम्प्लीमेंटेबल एक फॉर्म बनाई, और उसके बाद कंसोलिडेट इस प्रोग्राम को किया गया, जिसको इसाक डार साहब की सरबराही में किया गया। क्योंकि उसको आप जानती हैं कि अगर वजीर आजम साहब किसी प्रोग्राम का अनाउंस कर रहे हो तो वो इस तरह नहीं है कि वो कोई फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहा है, उनको तो आप, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो आपको अपने ब्रॉड पैरामीटर्स ले डाउन करने होते हैं ना, उसके बाद जो टेक्निकल लेवल की जो इसके पीछे है, अब जब ये प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर जाएगा तो वो स्टीफन डरकॉन साहब की जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल उसी के मुताबिक इस प्रोग्राम को आगे लेके चलना चाहेगा, और कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके अंदर डिटेल्स वर्कआउट नहीं की गई, टाइम की किल्लत की वजह से उस इवेंट के ऊपर उसको नहीं बताया गया, वरना रीम्स एंड रीम्स ऑफ पेपर हैव बीन यूज्ड टू पुट दैट डॉक्यूमेंट इन प्लेस। और बल्कि ना सिर्फ वो डॉक्यूमेंट को बनाया गया है, पर इसके साथ एक बड़ा जामे इंप्लीमेंटेशन का प्रोग्राम कि किसी जगह हम इस पटरी से ना उतर जाएं, वो भी आहद चीमा साहब की सरबराही के अंदर उसको भी तय किया गया है, और इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग स्टॉक टेक भी वजीर आजम साहब ने कहा है मैं खुद करूंगा, और कौन सा भी आने वाले हफ्ते के अंदर आप देखेंगी पाकिस्तान आ रहे हैं और वो भी इस परमानेंट कंसल्टेशन का हिस्सा होंगे। अच्छा अली साहब, ये जो दरियाए सिंध से नहरों का मामला है, इस पर आपकी अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो बड़ी नाराज दिखाई दे रही है। बिलावल साहब इस सारे मामले को काला बाग डैम से तशबीह दे रहे हैं, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि नहरें बनने से सिंध के पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी मुस्तरद कर रही है इसको। तो सर क्या वजह है कि जरदारी साहब जो है वो सदर होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप लोग उस तरह से मामलात में ऑन बोर्ड नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? देखें किरण, हम एट द एंड ऑफ द डे एक कोलिशन गवर्नमेंट है। मैंने तो जब अपनी बात का आगाज किया उसमें आपसे पहले कहा कि हमें जो अपने सूबे जो आपके इंडस के टेल एंड के ऊपर हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को साइंटिफिक बिना के ऊपर, हक़ाइक़ की बिना के ऊपर, सिर्फ अपनी मनफी सियासत की नज़र नहीं करना, उनके जब कंसर्न्स को हम मिटिगेट कर देंगे और इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उनके सामने पेश किया जाएगा, चाहे वो हुकूमत के लेवल के ऊपर हो, चाहे वो जो डिमांड करें CCI के लेवल के ऊपर हो, उनको साथ उनके खदशात को एडजस्ट करते हुए, अकोमोडेट करते हुए इंशाअल्लाह ताला इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें सदर साहब यकीनन अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, क्योंकि अगर हमने उसी तरह अपनी छोटी सियासत को ही तरजीह देनी है मुल्क के मफादात के ऊपर, तो फिर तो हम सिचुएशन को नहीं बदल सकेंगे। और अब अगर पाकिस्तान रास्ता बदलने के अलावा और ऑप्शन कोई नहीं है, तो हमें सबको मिलकर हकायक की बिना के ऊपर आगे चलना पड़ेगा। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के खदशात में जान नहीं है क्योंकि आप कन्विंस कर लेंगे? देखें, मैं अब उस नेगोशिएशन का या इरसा या वाटर मिनिस्ट्री का तो हिस्सा नहीं हूं, पर मेरे पास ये जरूर हकायक और ये जरूर इंफॉर्मेशन मौजूद है, इतलात मौजूद है कि बेपनाह सैलाब जो पाकिस्तान के अंदर चंद सालों के अंदर आए हैं, खास तौर पे इस मौसमियाती तब्दीली का जब से हमारे ऊपर तूफान आया हुआ है, तो आपके पास बहुत सा पानी है जिसको हम जाया करके समुद्र में फेंक देते हैं। तो अगर आप फ्लड कैनाल्स और अगर आप निकाल लेते हैं और अपने जो छोटे सूबे हैं उनके खदशात को एड्रेस कर देते हैं, तो इट विल गिव यू बेटर कंट्रोल ओवर वाटर मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए सर, फौजी अदालतों से जो फैसले आए उसके बाद आलमी बिरादरी की तरफ से बड़ा सख्त इस पर रद्द-ए-अमल आया। इन बयानात में GSP प्लस स्टेटस के हवाले से भी बात की गई। इनफैक्ट शायद खाकान अब्बासी साहब 2 रोज पहले मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका को तो हथियार मिल गया है और इस हथियार को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। सर देखें, गुजारिश इतनी सी है कि GSP प्लस
एक बहुत बड़ी कंसेशन है पाकिस्तान की मईशत के लिए, और ख़ास तौर पे जब आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने जा रहे हो और जब आपको ये बढ़ावा यूरोपियन डेस्टिनेशंस की तरफ बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स की शक्ल में भी नज़र आ रहा है, और आप महीने में तकरीबन 700-800 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट यूरोप की तरफ करते हो, तो आपको उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा। जो आपको उनको समझाना पड़ेगा वो ये है कि मिलिट्री ट्रायल के अंदर जो यहाँ पे प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके पीछे बड़ी रॉक सॉलिड आपके पास शवाहिद मौजूद थे, और उसके मुताबिक बेपनाह लोगों को यहाँ से आपको छुटकारा भी हासिल हुआ है, उनको यहाँ पे सजाओं से भी आज़ादी मिली है, और बहुत से लोगों को यहाँ पे सजाएं भी हुई हैं, और जो सजाएं हुई हैं वो उन लोगों की हद तक मौजूद हैं जिनके खिलाफ एविडेंस आप लोगों की कैमरे की और टीवी की स्क्रीनों के ऊपर सामने आ चुकी है। जीएसपी स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? नहीं, मैंने आपसे ये कहा है कि हमारे ख्याल से जब उनको ये समझाया जाएगा कि ये एक आइन के ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत प्रोसीडिंग्स हुई हैं, और इन्होंने किस तरह से ऑफिशियल्स वो आर्मी सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है, क्या एविडेंस है, और अगर ये क्लोज ट्रायल भी हुआ है उसके बाद इनके पास ओपन ट्रायल के लिए हाई कोर्ट के अंदर भी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फोरम मौजूद है, तो हम उनको जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर कन्विंस कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, आप मुझे बताइए, सर पाकिस्तान में इस वक्त दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो टैक्स देते हैं, दूसरे हैं जो टैक्स नहीं देते। रीसेंट पास्ट में एक बिल भी पेश हुआ, लेकिन सर वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ। नॉन फाइलर की इस्तेलाह खत्म करने की बात हुई, लेकिन कोई ठोस इकदाम नहीं हो सका। क्या हर्डल्स आ रहे हैं? देखें किरण, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि 26 दिसंबर को फाइनेंस मिनिस्टर साहब, चेयरमैन FBR और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें आपके चैनल ने भी उसको ब्रॉडकास्ट किया था। उसके अंदर हमने बताया था कि किस तरह से हम नॉन फाइलर्स का जो कंजम्पशन का डेटा है, कि अगर कोई आदमी टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराता और 3 गाड़ियां रखता है, बड़े बड़े घरों में रहता है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, और बाहर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है, क्रेडिट कार्ड रखता है, 10-10, 12-12 लाख रुपए सालाना मुनाफा बैंक से अपने डिपॉजिट के ऊपर लेता है, किस तरह से हम उनकी इस कंजम्पशन के डेटा को एनालाइज करते हुए उनके खिलाफ चाराजोई करने जा रहे हैं। और उसके लिए हमने वो तकरीबन 1,90,000 लोगों के लिए वो डेटा पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, उसको किस तरह से आगे लेके चलें उसके बारे में भरपूर प्रेजेंटेशन दी थी। तो गुजारिश ये है कि वो फाइलर और नॉन फाइलर की जो टर्म है वो तो वैसे ही इररेलेवेंट हो जाती है ना, कि अगर आपने उनका विदहोल्डिंग डेटा लेके उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी है, और जो कि हो रही है, और उस डैशबोर्ड के जरिए आप उसकी पूरी प्रोग्रेस देख सकती हैं। तो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट कमिटेड है। इसी तरह रिटेल सेक्टर को डॉक्यूमेंट करने में भी हुकूमत कमिटेड है। जहां मर्जी से जो मर्जी जो मैंने आपको पहले सवाल में किरण जवाब दिया, अब पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सर आप लोग मुसलसल FBR में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। अब कुल मिलाकर अगर आपकी मौजूदा हुकूमत और PDM की गवर्नमेंट को देख लिया जाए तो ये कुल मिलाकर 24 महीने बनते हैं, लेकिन इन 24 महीनों में कोई ठोस कदम तो नहीं उठा सके आप? नहीं, आपको किसने कहा किरण के हम कदम नहीं उठा सके? मैंने आपको 26 दिसंबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी ये 1 महीने पुरानी बात है ना, उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजों को डिजिटल टूल्स के जरिए ऑपरेशनलाइज कर दिया है वो मैंने आपको बताया, कि हम किस तरह से लोगों का जो कंजम्पशन डेटा है उसके मुताबिक उनको आइडेंटिफाई करके प्रोसीड करें, हम किस तरह से रिटेलर्स होलसेलर्स के पीछे जा रहे हैं, हम किस तरह से सेल्स टैक्स का फ्रॉड वहां पे पकड़ने जा रहे हैं, वहां पे किस तरह से आपकी इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट के डायरेक्टरेट को बहाल करके बेवरेजेस सेक्टर के अंदर, चीनी के शोबे के अंदर आप ये जो सारी की सारी जो आपकी चोरी होती है उसको आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। तो भरपूर प्रोसेस जारी है, और बल्कि उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जाती हैसियत के अंदर बिल गेट्स साहब को दरख्वास्त भी की थी कि आप हमारी मदद करें। तो उन्होंने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए, जो आप जानती हैं मैकेंजी को $5 मिलियन की ग्रांट FBR के अंदर हाउस भी की है, जिसके साथ वो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेपनाह टास्क फोर्स भी बनाई है जो इंप्लीमेंटेशन में जा रही है। चेयरमैन FBR ने अभी आप जानती हैं वो जो कस्टम फेसलेस अप्रेजमेंट का सिस्टम किया है, जिससे बेपनाह इंप्रूवमेंट आई है। सारी बिजनेस कम्युनिटी उसको सराह रही है कि अब डिस्क्रेशन खत्म हो गई है। इन्हीं बिजनेसमैन ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए आप लोगों ने ताजिर दोस्त स्कीम का भी ऐलान किया था, उसमें भी कामयाबी नहीं हुई।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं ताजिद। 2 स्कीम के ऊपर बिल्कुल वो जो हमारा ख्याल था कि लोग इंडिकेटिव इनकम अपनी स्टेट करते हुए अपने आप को रजिस्ट्रेशन की फोल्ड में लेके आएंगे, उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, उन्होंने उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं की। पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने हाथ खड़े कर दिए किरण। अगर कोई बंदा वॉलंटियर नहीं करता तो हम स्टेट की जो अथॉरिटी है उसके जरिए जो 236G और 236H सेक्शन जो है जिसके अंदर नॉन फाइलर्स के ऊपर 2-2.5% की डिडक्शन शुरू हो गई है उनकी सप्लाईज के ऊपर, तो वहां पे उनको पीनलाइज भी कर रहे हैं। और अगर आप फाइलर हैं तो 0.5% पे आप अपनी छुट्टी आपकी हो जाती है, आपको और कोई पैसे नहीं देने पड़ते। और ना सिर्फ वहां पे पीनलाइज करें पर वो सारे का सारा डेटा उसको हार्वेस्ट कर डेटा एनालिटिक्स के जरिए उन लोगों को जो नॉन फाइलर्स है उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करने जा रहे हैं। अली साहब मुझे ये जरूर बता दें सर, 27 जनवरी को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि वजीर आजम से आप तो कह चुके हैं सिंगल डिजिट में लाने की बात कर रहे हैं वो। देखिए किरण, गुजारिश ये है कि वो एंड ऑफ द मंथ मेरे ख्याल से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है और ये जो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन है इसके ऊपर या बढ़ावे के ऊपर जो फैसला है वो तो सुप्रीम वो जो स्टेट बैंक की अपनी डोमेन के अंदर आता है। पर मैं तो एज एक मईशत के तालिब इल्म आपको ये कह रहा हूं कि अगर महंगाई चाहिए 4% है ना, तो किसी तरह भी ये इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में नहीं रह सकता, क्योंकि आपने रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रखने हैं तो आप 3, 4, 5 के ऊपर या आपकी जो पूरे 6 महीने की एवरेज आ रही है तकरीबन 7-8% की, उसके ऊपर 1-2% लगा भी लें तो वो आपका 9-10% का नंबर बनता है। तो इंशाल्लाह ताला डायरेक्शन यही होगी। जो स्टेट बैंक है उसने मेरे ख्याल से मोहतात अंदाज के अंदर, क्योंकि अगर महंगाई, क्योंकि तेल में आप जानती हैं थोड़ा सा $80 के ऊपर थोड़ा सा बढ़ावा है, अगर वो कॉशियसली इसके ऊपर मूव करता है और ये जो काइबोर आज आप देखती हैं 12% के ऊपर तकरीबन आ गया हुआ है, इसके अंदर 1-आधे% की भी कमी आती है, फिर 1.5 महीने बाद अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आ रही है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर महंगाई काबू रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला इंटरेस्ट रेट बहुत जल्द इससे इस सतह से कम होता है। लास्ट ईयर जो इकदामात हुए उससे हम देख रहे हैं कि डॉलर रेट में तो स्टेबिलिटी आ गई, लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है कि इसको 250 तक आना चाहिए, तो आपकी क्या राय इस पर? देखें, अगेन एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेट बैंक का प्राइमरीली उसकी जिम्मेदारियों के अंदर आता है। पर मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जी देखें अगर आपके पास 110 अरब डॉलर की आगे अगले 5 साल के अंदर रिक्वायरमेंट है, तो हमें कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जिसके अंदर के हम मुल्क को दोबारा दिवालियापन की तरफ ले जाएं। और जो ये जो एक्सचेंज का जो सतह होती है किरण, ये बीमारी नहीं है कि आप इसको अगर आपकी वो उसके अंदर गिरावट आ रही है तो क्या इसमें ये पता नहीं चलता कि आपकी मईशत बीमार है। आपको जिस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि आप उस डॉलर को कमाने की क्या सलाहियत रखते हैं। तो जब आपकी वो सलाहियत जो आज बहुत से मुल्कों में जब आप अपना मुआवजना करते हैं तो कम तरीन है, तकरीबन 8% एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी है, जब आप इसको बढ़ा के 15% के ऊपर आ जाएंगे तो आपका एक्सचेंज जो है खुद ब खुद ही स्टेबलाइज हो जाएगा। पर उसके लिए बीमारी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, जो हमारी ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत है, ना बनिस्बत इस बीमारी की अलामात के ऊपर बहस करते रहे और हर आदमी नीम हकीम अपना मशवरा उसके ऊपर देता है। हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है नेक्स्ट मंथ बांग्लादेश, और बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि वहां से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया गया है, तो क्या कोई तिजारती मुआहदे वगैरह भी हो सकते हैं इस दौरे के दौरान? इंशाल्लाह ताला। और हम अपने सारे जो हमसाये ममालिक हैं और अपने जो खित्ते के जो ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बशमूल बांग्लादेश, बशमूल अफगानिस्तान, बशमूल बाकी चाइना और बाकी, बल्कि हमने तो इंडिया के साथ भी आपने जानती हैं कि क्रिकेट के ऊपर किस तरह से उनको कहा कि आए हम आपको खैर मकदम करेंगे और आए इस रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह ताला बांग्लादेश भी अब वहां पे जो हिंदुस्तान का जो इन्फ्लुएंस था वो आप जानते हैं, पीछे जो हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत के दरमियान जो बहुत हद तक इन्फिल्ट्रेट कर गया हुआ था, अब क्योंकि वो वहां पे एक नेगेटिव पुल जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई हुई है। और डॉक्टर यूनुस साहब जो हैं उनका शहबाज शरीफ साहब के साथ एक बड़ा अच्छा जाती पर्सनल रेपो भी है। तो इंशाल्लाह ताला ये रिलेशनशिप हेल्दियर फुटिंग के ऊपर आगे चलेगी। पर मेरे ख्याल से इससे कहीं ज्यादा किरण जो जरूरी चीज है वो ये है कि हमारी जो खारजा महाज के ऊपर तन्हाई थी
उसके बादल अब झड़ रहे हैं। आप देखें यहाँ पे आपका SCO समिट भी हो चुकी है, आपके मुस्लिम ममालिक के सारे जो वजीर हैं तालीम के, वो भी आज आपके शहर के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा कितने बेपनाह ममालिक के जो सरबराह हैं बशमूल चाइना के और प्राइम मिनिस्टर उनके और मोहम्मद बिन सलमान साहब और बाकी जो बेलारूस के सदर होके गए हैं। मलिक साहब, बड़ी गुफ्तगू सर आपसे रही, लेकिन वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।